हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी मार्केटिंग की क्लास नंबर 5 है। आज हम मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सप्लाई चेन वगैरह क्या होता है वो सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक परचेज नहीं कर रखा है तो परचेज कर लेना। मात्र 239 रुपीज़ में है। 2021 एडिशन का लेना, ऑल सब्जेक्ट्स वाला लेना, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज अप टू डेट दिया हुआ है। अगर आपने खरीद रखा है तो प्लीज़ इसे रिविजन करना। रेगुलर बेसिस पे इसका रिविजन करना ज़रूरी है, इसी से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसी क्लास। देखो, मार्केटिंग चैनल जो है या फिर मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहें इसको, तो कुछ नहीं, ये एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। ये सिंपल सा टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा जाल बताता है। इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे प्रोडक्शन करने वाला जो भी कंपनी है वो प्रोडक्शन करके निकल जाएगा, तो दूसरी कंपनी उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ठीक है, तीसरी कंपनी उसे बेचेगी, और फोर्थ वन इज लाइक कि जो स्मॉल स्मॉल रिटेलर वगैरह होते हैं उन लोग, मतलब लाइक कि कह सकते हैं रिटेलर इन द सेंस कि ग्राउंड लेवल पर बेचेगी। तो इस तरह का जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है उसी को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहेंगे। सॉरी, तो देखो इसका पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। मार्केटिंग चैनल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इज अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन that help make a product or service available for use or consumption by the consumer or business user। तो अल्टीमेटली इनका एम क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना इस तरह से कि फाइनल गुड्स जो है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाए। तो मार्केटिंग जो मार्केटिंग चैनल है या वितरण चैनल जिसे कहेंगे कि वो ऐसे संगठन का समूह है जो कि किसी उत्पाद या सेवा को उपभोक्ता या व्यावसायिक उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग या उपभोग के लिए उपलब्ध कराने में मदद करता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन फाइनल टू कस्टमर, तो इस तरह से ये वर्टिकली चलता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट पढ़ो। यहाँ पे क्या कहा गया है कि वीएमएस एक टाइप की कॉर्पोरेशन होती है जिसमें जो मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल्स, जो भी मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि चैनल में हमारे साथ रहेंगे, उसमें होते हैं प्रोड्यूसर, उसमें होते हैं होलसेलर, रिटेलर, और ये सारे इकट्ठा कोलैबोरेट करते हैं अल्टीमेटली डिलीवर करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट टू कस्टमर। ठीक है, तो देखो इसका स्टेटमेंट पढ़ो। VMS is the type of cooperation between the members of distribution channel. It includes a producer, wholesaler, and retailer collaborating to deliver customers the necessary product and aims at achieving better efficiency एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है, तो अल्टीमेटली वीएमएस में क्या होता है कि भाई वर्टिकली ये चलता है, ये मार्केटिंग सिस्टम वर्टिकल तरह से चलता है। मतलब प्रोड्यूसर जो है काइंड ऑफ देखो इस तरह से, प्रोड्यूसर, देन फिर उसके बाद होलसेलर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज बल्क अमाउंट में कपड़ा प्रोड्यूस किया जा रहा है तो होलसेलर क्या करेंगे, बल्क अमाउंट में खरीदेंगे। होलसेलर से रिटेलर जो है छोटा छोटा अमाउंट में खरीदेंगे, और फिर रिटेलर से कस्टमर जो है छोटे छोटे अमाउंट में खरीदेंगे। तो इस तरह का ये जो है ये रिलेशनशिप है वीएमएस का। यहाँ पर देखो तीन टाइप के वीएमएस हम पढ़ेंगे, जैसे कि पहला वाला कॉर्पोरेट वीएमएस। अच्छा, वीएमएस का एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ज़ारा यहाँ पर दिया हुआ है। ज़ारा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे जो काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि मैंने जैसे कहा कि कपड़ा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, उसी तरह से अब ज़ारा एक ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कपड़ा भी खुद बनाते होंगे, ये लोग डिज़ाइन भी खुद करते होंगे, इस तरह से नहीं होता ये ये लोग जो है कपड़ा जो भी है प्रोड्यूसर से लेंगे, अच्छे क्वालिटी का कपड़ा, जहाँ पर भी टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है वहाँ से खरीदेंगे, फिर उसको अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, लेबलाइज करेंगे ज़ारा से, फिर ज़ारा का अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, ज़ारा के नाम से आप जो है सिर्फ ज़ारा की शॉप पे ही नहीं, आपका जो भी उसका टेक्सटाइल वगैरह जितना भी इसका एक्सेसरीज मिलता है ये सिर्फ ज़ारा की शॉप पे ही नहीं खरीद सकते, आप कहीं पर भी, इवन आप नायका पर, अमेजोन पर, ई कॉमर्स साइट पर खरीद सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों ने वीएमएस जो है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के हिसाब से बिजनेस करना शुरू किया है। तो इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन
इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है और फिर ये काम करती है। ठीक है, तो 3 टाइप के वीएमएस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कॉर्पोरेट वीएमएस। ठीक है, कौन सा वीएमएस है? कॉर्पोरेट वीएमएस। तो ये सक्सेसिव स्टेजेस में ही होता है, मतलब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंगल ओनरशिप के अंडर होता है। लेकिन ये किसके? एक सिंगल ओनरशिप के अंडर होता है, इसमें कोई दूसरा इसका मालिक नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि ज़ारा में जो कपड़ा आता है वो किसी और की तरह किसी और जगह से आता है, जहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से। बट यहाँ जो कॉर्पोरेटिव वीएमएस होता है, यहाँ पर रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट सारा इकट्ठा एक ही जगह बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इकट्ठा ही होता है। इस तरह से समझ लेना। ठीक है, तो जैसे कि देखो कॉर्पोरेट वीएमएस का पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इज अ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम that combines successive stages of production and distribution under single ownership। ये क्वेश्चन बनता है, प्लीज याद रखना। जहाँ पर भी मैं आपको जोर दे रही हूँ कि ये पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसको ध्यान देना आपको कि ये कॉर्पोरेट वीएमएस में सिंगल ओनरशिप होती है, कोई दूसरा इसमें मालिक नहीं होता है, बस एक सिंगल मालिक होता है। चैनल लीडरशिप इज अकम्प्लिश थ्रू कॉमन ओनरशिप। ठीक है, अब देखो कॉर्पोरेट वीएमएस एक जो मार्केटिंग प्रणाली है, इसमें क्या होता है कि एकल स्वामित्व, यहाँ पे देख लो हिंदी मीडियम के बच्चे, एकल स्वामित्व होता है यहाँ पर और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वीएमएस, कॉर्पोरेट वीएमएस के आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। लाइक आप इंडियन रेलवे ही देख सकते हो कि वहाँ पे जो है जिस तरह से आईसीएफ में कोचेस वगैरह बनते हैं और खरीदता भी वही है। इस तरह से नॉट लाइक कि खरीदता वही है, बट अल्टीमेटली इंडियन रेलवे का ही उसके ऊपर अधिकार है। ठीक है, तो ये इसको कहेंगे सिंगल जो है सिंगल ओनरशिप। तो ये कॉर्पोरेट वीएमएस में आता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस। अब कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस में क्या होता है? एक्चुअली इन लोगों में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा कुछ 10 साल का, 15 साल का, कि कोई और प्रोड्यूस कर रहा है, उसके हिसाब से दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, या फिर इस तरह से होता है कि फ्रेंचाइज खुल जाती है। अब जैसे कि केएफसी, अब केएफसी इंडिया का तो है नहीं, बट इंडिया में उसके फ्रेंचाइज है बहुत सारे ऐसे। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसी फ्रेंचाइज है। महाराष्ट्र में बहुत फेमस फ्रेंचाइज है, चाय के लिए एक बहुत ही फेमस फ्रेंचाइज है। महाराष्ट्र पुणे में है एक्चुअली वो, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे महाराष्ट्र में। तो ये जो होता है ये कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस के तहत होता है, कि इसमें जिसका भी एक्चुअल में जिसकी ओनरशिप है उस चीज़ के ऊपर। जैसे सपोज अगर एम रेलवे का चैनल है खुद का और मैं चाहती हूँ कि इसका फ्रेंचाइज ओपन किया जाए, तो कोई और आकर मुझे अल्टीमेटली हमसे कांटेक्ट करेगा, हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करेगा और कहेगा कि मैम हमको आपका फ्रेंचाइज ओपन करना है हमारे XYZ सिटी में। तो हम लोग उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे 10-15 साल के लिए, और फिर वो लोग हमारा जो है फ्रेंचाइज वहाँ पर ओपन करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पर जाकर सिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस में। तो अब इसका स्टेटमेंट पढ़ो। इज अ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम इन विच इंडिपेंडेंट फर्म, यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट फर्म एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ज्वाइन टूगेदर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, together through contracts. The most common example of contractual VMS is franchise organization। ठीक है, franchise organization बहुत ही common example है इसका, कि भाई कोई भी है ना फ्रेंचाइज ओपन कर सकता है, बस वो जो सिंगल ओनर है, जैसे कि KFC का सिंगल ओनर है, बट उसके अंदर बहुत सारे लोग फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। उसको उसका परसेंटेज ऑफ वॉट एवर जो भी प्रॉफिट होता है वो दे दिया जाता है, बट अल्टीमेटली दूसरों का भी घर चल जाता है इसमें। ठीक है, ऐसे समझ लो। ठीक है, देन हम कहते हैं हाँ, लिंक सेवरल स्टेजेस इन द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ठीक है, देर आर ऑल्सो 3 टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज, जैसे कि मैन्युफैक्चर, स्पॉन्सर, रिटेलर फ्रेंचाइज। अब इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चर ही खुद स्पॉन्सर करता है रिटेलर को कि हमारे फ्रेंचाइज सिस्टम आप खोलो। जैसे सपोज कहीं पर कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, लाइक कि सपोज कुछ जैसे चाय मैन्युफैक्चर हो रही है असम में। ठीक है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, बट वहाँ जो भी इम्पोर्टेंट चाय का मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया के किसी भी कोने में जाएगा और वहाँ पे स्पॉन्सर करेगा रिटेलर को, जो ग्राउंड लेवल पर बिकाते हैं चाय, उनके साथ एक तरह से फ्रेंचाइज का डील करेगा। मैन्युफैक्चर, स्पॉन्सर, होलसेलर फ्रेंचाइज। अब होलसेलर एंड रिटेलर समझ में आ गया होगा कि मैन्युफैक्चर इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ठीक है, एंड सर्विस फर्म स्पॉन्सर्स रिटेलर फ्रेंचाइज सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्विस फर्म, जैसे कि लाइक हम जैसे सर्विस दे रहे हैं, टीचिंग इज ऑल्सो सर्विस, IT इज ऑल्सो सर्विस। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्विस फर्म होते हैं वो डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं। जैसे अब सपोज मुझे अगर मेरा एम रेलवे का फ्रेंचाइज ओपन करना है तो मैं ही स्पॉन्सर करूँगी, और दूसरे जो भी स्टेट है या फिर सिटी है वहाँ पर उनको बोलूँगी कि आप लोग मेरा एम रेलवे चलाना यहाँ इस जगह पर,
इस तरह से। ओके, तो ये कौन सा है, ये है कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस सिस्टम। ठीक है, आपको समझ में आएगा कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस सिस्टम। अच्छा, अब नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटेड वीएमएस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वीएमएस तो जो एडमिनिस्ट्रेटेड वीएमएस जो है ये वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है, जिसमें क्या होता है कि सक्सेसिव स्टेजेस होते हैं जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो साइज एंड पावर के हिसाब से होगा। सपोज अगर जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस जो कर रहा है वो बंदा पावर में, पैसे में, वॉट एवर, बिजनेस साइज में, मार्केट में उसमें पकड़ छोटी होगी, बट वो प्रोड्यूस जो कर रहा है बहुत बढ़िया काम जो है प्रोड्यूस कर रहा है सपोज, ठीक है, तो वो गुड जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके हाथ में वो पावर आ जाती है। ठीक है, इस तरह से पावर आ जाती है कि परसेंटेज ऑफ जितना भी प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले के पास आ जाता है। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ो। एडमिनिस्ट्रेटेड वीएमएस का मतलब है कि भाई जो एडमिन होगा, जो एक तरह से उसको क्या कहेंगे, उसको प्रशासित करेगा, ठीक है, जिसका प्रशासन होगा। प्रशासन कैसे होता है, साइज और पावर से। तो देखो, इज अ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द साइज एंड पावर ऑफ वन ऑफ द पार्टी। ठीक है, सिंगल पार्टी का यहाँ पे, बस यहाँ पे जस्ट एक आपको याद रखना है, साइज एंड पावर, दैट्स इट। अब हम देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती है जैसे वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। तो देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसमें जो है आपको फाइनल गुड कस्टमर के पास किस तरह से नीटली एकदम जल्दी से जल्दी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट होते हैं बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उन लोग वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए और उनका स्टोर कैसे किया जाए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि अनाज, तो इनका स्टोर किस जगह किया जाए क्योंकि ये ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस तो होते नहीं है, बट अगर कुछ कुछ आपदा आ जाए, ठीक है, फ्लड वगैरह आ जाए, तो उनका कहाँ पे किस तरह से उसका वेयर हाउस बनाना है ऑल, ये सारा किस में आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। समझ में आ गया होगा आपको स्टेटमेंट से कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब किस तरह से फाइनल गुड का सप्लाई किया जाए कि अल्टीमेटली कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले। अब आप इसका स्टेटमेंट पढ़िए। मैनेजिंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड फ्लोज ऑफ मटेरियल। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्टिकल मैनेजमेंट होता है, नहीं, इसमें वर्टिकल एंड डाउनस्ट्रीम सारा होता है, मतलब वर्टिकल, डाउनस्ट्रीम एंड हॉरिजॉन्टल सारा सब कुछ। ठीक है, तो फाइनल गुड्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन अमॉन्ग सप्लायर्स, द कंपनी रीसेलर्स एंड फाइनल कंज्यूमर्स। इसमें लॉजिस्टिक कैन बी अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड efficient ones can cut cost drastically. There is however a trade-off between minimal distribution cost and maximum customer service. तो लॉजिस्टिक इंक्लूड सम मेजर फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सही से होगा तो क्या होता है। तो देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि फाइनल गुड्स जो भी सप्लायर्स है उनको एक दूसरे की इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी को रीसेलर वालों की इंफॉर्मेशन होती है, फाइनल कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर ना इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर होती है और इस तरह से स्टोर होती है कि अगर किसी कंपनी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है तो वो एक कंपटीशन बन जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, और जिसमें लॉजिस्टिक जो होता है, लॉजिस्टिकली हम इन्फो उसके अंदर रखते हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन होता है हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है, बिल्कुल नहीं, सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, जो भी कह सकते हो कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर कौन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, तो हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन होता है। और इस तरह से ये लोग जो है इसका मैनेजमेंट करते हैं कि ये कंपटीशन की तरह बन जाते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, मार्केटिंग होती है, प्रोक्यूरमेंट होता है, प्लानिंग होती है, बढ़िया तरीके से एनालिस किया जाता है जितना भी आपने इंफॉर्मेशन लॉजिस्टिक से इकट्ठा कर रखा है, और काइंड ऑफ कि आप देख सकते हो सक्सेसफुल ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है। तो ये जो है आप डायग्राम से समझ सकते हो। तो देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इतने सारे हमने पॉइंट्स देख लिए, अब 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें देखना है, जैसे कि वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग कुछ नहीं, आप समझ लीजिए कि गोदाम है, ठीक है, उस गोदाम में जो भी सामान आता है, फाइनल गुड आता है, वो पूरा अच्छी तरीके से स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद उसको किस तरह से जो भी गुड रिसीव किया गया है उसको किस तरह से हम सप्लायर्स को दे, ये पूरा प्लान किया जाता है। ऑर्डर किस तरह से लेना है ये प्लान किया जाता है। अगर सामान कम हो रहा है तो वो सामान को किस तरह से भरे, इस पूरा मतलब लोडिंग अनलोडिंग सारा वेयर हाउसिंग में होता है। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ना। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आर लार्ज हाईली ऑटोमेटेड वेयर हाउसेज designed to receive goods from various plants, and suppliers take orders
fill them efficiently and deliver goods to the customer quickly as possible। अगर गोदाम सही से नहीं होंगे, ठीक है, वेयर हाउस अगर बढ़िया तरीके से नहीं होंगे, तो जो भी प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने कहा डेयरी प्रोडक्ट्स, तो अगर डेयरी प्रोडक्ट गोदाम में सही से उसका टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो डेयरी प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे। भले डेयरी प्रोडक्ट ना हो, कोई कोई भी दूसरा प्रोडक्ट हो, अगर प्लानिंग सही से नहीं है, सप्लाई बराबर नहीं किया जा रहा है, गोदाम में जो भी सामान रखा है वो कम है ज़्यादा है नहीं देखा जा रहा है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली हम फाइनल कस्टमर को गुड्स नहीं दे पाएंगे। तो ये होता है वेयर हाउसिंग। तो वितरण केंद्र बड़े अत्यधिक स्वचालित गोदाम होते हैं जिन्हें विभिन्न संयंत्रों और आपूर्तिकर्ताओं से माल प्राप्त करने, ऑर्डर लेने, उन्हें कुशलता से भरने और ग्राहकों को सामान जल्द से जल्द वितरित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। अब देखना स्टॉक मैनेजमेंट। अब आपने वेयर हाउस बना दिया, सब बढ़िया कर दिया, अब जितना भी सामान आ रहा है जा रहा है वो सही है, बट अगर आपने वो सामान जो आ रहा है उसका अगर मैनेजमेंट सही से नहीं किया, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि सामान बहुत ज़्यादा है फिर भी जो है ट्रक के ट्रक भर के लोडिंग के लिए आ रहे हैं, अब गोदाम में रखेंगे कहाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में बट सामान ही नहीं है गोदाम में, तो इस तरह की चीज़ें कब होती है, जब आप आपका स्टॉक का मैनेजमेंट सही से नहीं करते हो। और अगर आप स्टॉक का मैनेजमेंट सही से करोगे, सामान कम है तो सामान भरने की कोशिश करोगे, सामान ज़्यादा तो सामान बाहर निकालने की कोशिश करोगे। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि 2 दिन 1 दिन ऐसे पहले ऑर्डर आते हैं, ठीक है, मतलब दो सपोज आप समझ लेना कि केक, आपकी अगर केक की बेकरी हो और अगर आप वहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट सही से नहीं कर रहे हो, केक बहुत सारे बना दिए आपने रख दिए, लेकिन वो फ्रिज में पड़े पड़े खराब भी हो जाते हैं। और इस तरह से होता है ना कि वहाँ पे अगर आप ऑर्डर देने के बाद ही केक बनता है, तो इस तरह की चीज़ें होती है ना। तो ये स्टॉक मैनेजमेंट का एक पोर्शन होता है। तो स्टॉक मैनेजमेंट का आप स्टेटमेंट पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग ऑन द बैलेंस बिटवीन टू लिटिल एंड टू मच स्टॉक। ठीक है, बहुत ही कम या बहुत ज़्यादा स्टॉक के बीच में बैलेंस रखने का काम करता है। जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक सिस्टम। अब जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक सिस्टम क्या होता है कि भाई अगर स्टॉक बहुत कम है तो उसको क्विकली कैसे भरा जाए और किस तरह से जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक सिस्टम इन्वॉल्व स्मॉल स्टॉक्स। ठीक है, स्मॉल स्टॉक्स होते हैं वाइल न्यू स्टॉक अराइव एग्जैक्टली व्हेन नीडेड। इसका मतलब क्या है, देखो कि अगर बेकरी है, सपोज आपकी बेकरी है और आपने 1 kg, हाफ kg एंड 250 ग्राम वट एवर, तो इतना आपने केक बना के रखा, हर एक साइज का 10 केक बना के रखा। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम क्यों कहेंगे, सपोज अगर कोई आता है बंदा और वो 1 kg का केक मांगता है तो आप 1 kg का केक दे सकते हो, हाफ kg का मांग रहा है हाफ kg का दे सकते हो, वट एवर। ठीक है, लेकिन अगर कोई आ रहा है और 2 किलो का 5 किलो का केक मांग रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल स्टॉक रखा जाता है, एक अलग से 10-5 किलो का एक केक बनाकर रख दिया जा सकता है। इसमें आप जैसे ही ऑर्डर करते हो वो तुरंत आपको वो केक दे देंगे जब भी उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती है, ये होता है स्टॉक मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन देखो बहुत सारी चीज़ों पे अफेक्ट करता है। जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो फाइनल प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है वो बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। क्यों ऐसे, देखो पेट्रोल के प्रोडक्ट्स, सॉरी, पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में अल्टीमेटली प्राइस बढ़ जाएगा। उसका प्राइस किसको हो जाएगा, उस जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे वो हम कस्टमर की जेब से पैसा जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट्स द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि परिवहन जो होता है उत्पाद के मूल्य निर्धारण के लिए काम आता है। और डिलीवरी टाइम्स एंड कंडीशंस ऑफ द गुड्स, इट कैन बी वाया रोड। ठीक है, जो भी देखो ट्रांसपोर्टेशन जो है अफेक्ट करता है कि प्राइस का जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है, उसकी डिलीवरी किस तरह से होने वाली है, उसका डिलीवरी का टाइम क्या रखा गया है। सपोज अगर अर्जेंट डिलीवरी करनी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट डिलीवरी करनी है तो एक्स्ट्रा प्राइस रखा जाएगा उस प्रोडक्ट का। ठीक है, और किस कंडीशन में उसको जाना है, वो कौन सा गुड है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट वगैरह, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली आप कह सकते हो कि इमरजेंसी में चल सकते हैं, इस तरह से कि उन लोग उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है, 2 दिन के अंदर वो ख़राब हो जाता है तो उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से पैसा लगाना पड़ता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किस रूट से होगा, मतलब रोड से होगा, रेलवे से होगा, एरोप्लेन से होगा, किस तरह से होगा, इस पे भी जो है ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस रखा जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी वाया रोड बट ऑल्सो वाया रेलवेज, waterways and air carriers. Intermodal transportation means combining two or more modes of transportation. Most important ये क्वेश्चन बन सकता है
इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि दो से ज़्यादा जो है कॉम्बिनेशन करना ट्रांसपोर्टेशन की। जैसे सपोज कोई गुड्स है वो रोड के द्वारा आया, जैसे आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के लिए हाल फिलहाल हमारे जो ट्रेन चले थे, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चले थे, तो उसमें जो है एयर के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए, मतलब ऑक्सीजन के पूरे ट्रक आए, वाटरवेज के द्वारा आए, फिर वो अल्टीमेटली ट्रेन के जरिए से बहुत सारी सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन। और ये जस्ट अभी अभी हुआ है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये सारा जो है हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पढ़ लिया है। इतना ही था, सिंपल सा टॉपिक था आज का। तो आपने इसका अच्छे से रिवीजन करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा थोड़े दिनों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।